नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले अब दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षिप्त में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन किस तरह से दिखी है भाई बहन की जुगलबंदी, चर्चा इसकी होगी। बिहार के स्कूलों में छुट्टियों के कैलेंडर पर क्यों मच गया है हंगामा, इस पर भी बात होगी। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच शहमात के खेल में जयंत चौधरी की कैसे एंट्री हुई है, बताएंगे आपको। एमपी के बालाघाट में पोस्टल बैलेट को लेकर कांग्रेस ने क्या संदेह जताया है, इसकी चर्चा होगी। और 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना के चुनाव प्रचार में केंद्र में कैसे रहे हैं, इस पर भी जरूर चर्चा करेंगे। आइए इन तमाम खबरों को समझ लेते हैं विस्तार से। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार मंगलवार शाम को खत्म हो गया और प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। सांसद राहुल गांधी ने ऑटो ड्राइवर्स और अस्थायी कर्मचारियों से बात की है, कई रैलियों को संबोधित किया है। पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी ने भी रोड शो करने के साथ साथ जनसभाओं को संबोधित किया है। शाम होते होते दोनों भाई बहन मलकाजगिरी पहुंचे थे और एक साथ रोड शो किया। दोनों ही नेताओं ने इस दौरान सूबे की बीआरएस सरकार को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर बरसे और निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने क्या क्या कहा है, सुनिए। मेरे ऊपर 24 केस, ओवैसी जी के ऊपर कितने केस? एक भी केस नहीं। मेरे ऊपर ईडी, सीबीआई, जो भी एजेंसी है वो 24 घंटा मेरा पीछा करते रहती है। ओवैसी जी के पीछे कौन सी एजेंसी है? ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स। खुला रास्ता दे रखा है नरेंद्र मोदी जी ने। तो सवाल उठता है कि ओवैसी जी पे एक भी केस क्यों नहीं? ओवैसी जी की सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई? ओवैसी जी का घर क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ओवैसी जी नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं, सीधी सी बात है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। नौजवान मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पेपर देते हैं भर्ती के लिए, वो पेपर भी लीक हो जाते हैं। जहां जहां आप देखते हैं भ्रष्टाचार भरा हुआ है आपके प्रदेश में, पूरा फैला हुआ है। हर स्तर पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर छोटी छोटी चीजों तक कमीशन लिया जाता है। आपको छोटे से छोटा काम कराना पड़ता है तो कमीशन की बात होती है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हजारों करोड़ रुपए आपके लूटे जाते हैं। तो आपको भ्रष्टाचार मिला है, आपको कमर तोड़ महंगाई मिली है। तेलंगाना में लगातार 10 साल से बीआरएस की सरकार है। इन चुनावों में कांग्रेस का सीधा है मुकाबला बीआरएस के साथ, लेकिन पहली बार बीजेपी भी इन दोनों ही पार्टियों के लिए गंभीर चुनौती पेश कर रही है। इसीलिए कांग्रेस के नेता ने हर रैली में बीआरएस, बीजेपी और ओवैसी की मिलीभगत का जिक्र किया है, आरोप लगाए हैं। कांग्रेस को उम्मीद यह है कि ऐसा करके वो बीआरएस के खिलाफ मौजूद एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठा पाएंगे। साथ ही बीजेपी का आक्रामक प्रचार का अभियान जो लगातार जारी है, उसमें न्यूट्रलाइज करने में वो सफल होगी। बिहार के स्कूलों में छुट्टियों के नए कैलेंडर पर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। नए कैलेंडर में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी जैसे तमाम त्योहारों की छुट्टियों को खत्म किया गया है और वहीं ईद, मुहर्रम और बकरीद की छुट्टियों को बढ़ाया गया है। इसको लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने बिहार सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। जेडीयू ने कहा है कि शबे बारात की छुट्टी भी कम की गई है, तो ये तुष्टीकरण कैसे हो सकता है। जेडीयू ने भी बीजेपी पर मामले के सांप्रदायिकरण के आरोप मढ़ दिए हैं। अब जरा बयान सुनिए, सुशील कुमार मोदी ने क्या कहा है और इसके जवाब में नीरज कुमार की तरफ से क्या कहा गया है। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है, और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। हिंदुओं के त्योहार का सवाल नहीं है, सवाल है कि 60 दिन की छुट्टी घोषित है कि नहीं। अगर हिंदुओं को मापदंड माना जाएगा तो गुजरात में दीपावली का 20 दिन का छुट्टी, पड़ोस के उत्तर प्रदेश में सूर्य उपासना में 1 दिन की छुट्टी, छठ की छुट्टी, लेकिन बिहार में 60 दिनों की छुट्टी है। महत्वपूर्ण विषय है कि भारतीय जनता पार्टी इसका सांप्रदायिकरण कर रही है।
तो महागठबंधन की सरकार ने ईद पर 3 दिन, बकरीद पर 3 दिन, मुहर्रम पर 2 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया है, लेकिन हिंदुओं के पर्व तीज, जितिया, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि और वसंत पंचमी की छुट्टियों को खत्म किया है। 1 मई मजदूर दिवस पर और 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर भी छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। नीतीश कुमार अब तक भेदभाव रहित सरकार चलाने का दावा करते रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ साथ संभवतः मुस्लिम वोट बैंक को साधने की जुगत में वो लगे हुए हैं और नीतीश की सियासी गणित के मुताबिक पिछड़े, अति पिछड़े और मुसलमान महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद अगर हो गए तो चुनाव में उनका बेड़ा पार हो सकता है। बीजेपी भी उनकी रणनीति को समझ रही है और इसीलिए छुट्टियों का नया कैलेंडर सामने आते ही बीजेपी के तमाम नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। क्या इंडिया गठबंधन के भीतर एक दूसरे पर शहमात का खेल चल रहा है? क्या बिखर जाएगा यूपी में अखिलेश यादव और पीडीए गठबंधन? ये बात इसीलिए क्योंकि राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी अखिलेश से कहीं ज्यादा कांग्रेस के नजदीक नजर आ रहे हैं। जब कांग्रेस को छोड़कर एम के स्टालिन ने अखिलेश यादव को वीपी सिंह की आदमकद प्रतिमा के अनावरण में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया तो कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस भी तेलंगाना के चुनावों में जयंत चौधरी को लेकर पहुंच गई। राजस्थान के बाद अब तेलंगाना में भी जयंत चौधरी ने कांग्रेस के समर्थन में सभाएं की हैं, तो चर्चा लाजमी है कि कहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी की राहें जुदा तो नहीं हो रही हैं। हैदराबाद में कांग्रेस के समर्थन में जयंत चौधरी की चुनावी सभाओं में समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। हैदराबाद में जयंत की पार्टी को न कोई वहां गठबंधन है, संगठन है, ना ही जाटों का वोट है। ऐसे में कहीं अखिलेश के दबाव में लेने की कोशिश तो नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तलखी किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में एक राज्य के बाद अब दूसरे राज्य में जयंत चौधरी के कांग्रेस के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के बाद उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरणों के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। हैदराबाद में इमरान प्रतापगढ़ी के साथ जयंत चौधरी का जो चुनावी सभा थी उससे साफ हो गया कि अखिलेश चाहे जितनी भी तलखी कांग्रेस के साथ रख लें, जयंत चौधरी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे। तेलंगाना चुनाव प्रचार में जयंत की चुनावी सभाएं कांग्रेस की ओर से अखिलेश के लिए मैसेजिंग ज्यादा नजर आई हैं। साफ है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव कांग्रेस के खिलाफ देश भर में एक नया एंटी कांग्रेस ग्रुप बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस को परेशान कर दिया है। कई मौकों पर अखिलेश यादव और गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस गठबंधन की वकालत कर ही चुके हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में अखिलेश ने अपनी अलग लाइन ले रखी है। चुनाव के दौरान ही वो कभी बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव से मिलने के लिए हैदराबाद पहुंच गए तो कभी स्टालिन के बुलावे पर चेन्नई पहुंच गए। इससे स्पष्ट ये हुआ कि इंडिया गठबंधन के भीतर भी एक नए प्रेशर ग्रुप की योजना को अखिलेश यादव अंजाम देने में जुटे हुए हैं, जो कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। इसीलिए एक दूसरे को दबाव में लाने की रणनीति के तहत एक नया रण क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सियासी मैदान बनने वाला है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले बालाघाट में पोस्टल बैलेट की कथित छेड़छाड़ का वीडियो सामने आने के बाद बवाल मचा है। वीडियो में कुछ कर्मचारी पोस्टल बैलेट को इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट बाहर ले जाने का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा दिया और इसका जवाब देते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने फर्जीवाड़े से इनकार करते हुए कहा कि प्रक्रिया के अनुसार हर दिन अन्य जिलों से आने वाले डाक मत पत्रों को दोपहर 3 बजे स्ट्रांग रूम में खोलकर विधानसभा क्षेत्रवार की छंटनी की जाती है, जिसके बाद बंडल बनाकर व्यवस्थित रूप से उन्हें रख दिया जाता है। बालाघाट में भी कुछ यही किया गया था। इसकी सूचना पहले से ही राजनीतिक पार्टियों को दे दी गई थी। सोमवार को जब अस्थायी स्ट्रांग रूम खोला गया तो किसी ने वीडियो बना लिया और भ्रम फैलाने की कोशिश की। चुनाव आयोग की सफाई के बाद कांग्रेस ने स्थानीय नेता ने अपनी शिकायत वापस ली है। हालांकि प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस मामले में कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली है। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुपम राजन ने माना है कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, लेकिन प्रक्रियात्मक गलती हुई है और इसके लिए नोडल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। जरा अनुपम राजन का बयान सुनिए पहले आप। बालाघाट में कल स्ट्रांग रूम खोल करके निर्धारित समय पे और पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो पोस्टल बैलेट थे उनको विधानसभावार छंटनी का काम किया गया, जिसमें बैहर, लांजी, कटंगी, परसवाड़ा, बारासेवनी सभी के अलग अलग बंडल बनाए गए। इस प्रक्रिया के दौरान ये आभास हुआ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कि मतपत्रों की गिनती हो रही है। कोई मतपत्रों की गिनती नहीं हुई है, कोई भी पोस्टल बैलेट खोला नहीं गया है, सिर्फ उनकी विधानसभावार छंटनी की गई है। तो अधिकारियों का कहना यह है कि डाक मतपत्र रखने का कार्य किया जा रहा था। डाक मतपत्र आने पर उनके 50-50 के बंडल्स बनाकर उन्हें सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा जाता है। इस दौरान किसी ने अफवाह फैला दी थी कि डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है
और शायद यही सच हो, लेकिन फिर भी स्ट्रांग रूम के अंदर वीडियो बनाना गंभीर मसला है और संदेह पैदा करने वाला भी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रचार अभियान के केंद्र में AIMIM असदुद्दीन ओवैसी जो उसके प्रमुख हैं वो रहे हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों ही बड़ी पार्टियों ने ओवैसी पर लगातार हमले किए हैं और आश्चर्य यह है कि ओवैसी की पार्टी पूरे तेलंगाना में केवल 9 सीटों पर चुनाव लड़ती है। इसके बावजूद बड़ी पार्टियां उन पर निशाना साध रही हैं। खुद ओवैसी ने इसकी वजह बताई है। ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां मुसलमानों से नफरत करती हैं, वे मुसलमानों को भला होते हुए नहीं देख सकती। साथ ही साथ वो AIMIM की बढ़ती हुई ताकत से डरते हैं। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने इन दोनों ही पार्टियों पर निशाना साधते हुए और क्या कहा। नहीं, क्योंकि MIM यहाँ पर माशाल्लाह से पावरफुल है और रहेगी। आवाम के दिलों में मजलिस की मोहब्बत है, हमारी खिदमत है, हमारा काम है और इसकी वजह से इनको लगता है कि भाई इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाओ, झूठी बातें करो, वो सब मुस्तरद कर देगी आवाम और मुस्तरद कर चुकी है। ये लोग जो आज बातें कर रहे हैं ना, इनको इतना भी नहीं मालूम कि 80 साल के ज़्यादा जो लोग हैं उनके लिए वोटिंग का सिस्टम था। कौन उनको वोट करवाया? पूछिए इन लोगों से। इनका एक वर्कर नहीं है। MIM पार्टी के लोग उनके पास गए, उनको रिक्वेस्ट किए और उन्होंने अपना लिख कर दिया BLO को और फिर उनको वोट पड़ गया। ये इनका मामला है। तो वैसे ही पार्टी भले ही 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन उनका असर जो है वो देश भर के बाकी के राज्यों में भी है। कांग्रेस अक्सर आरोप यही लगाती है कि ओवैसी बीजेपी की मदद करने के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। कांग्रेस का ये भी कहना है कि ओवैसी की पार्टी जहां चुनावी मैदान में उतरती है वहां वोटों का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो जाता है और बीजेपी के लिए ये बड़ा मददगार साबित होता है। अब जबकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं तो कांग्रेस को ओवैसी फैक्टर की चिंता सताने लगी है। खैर, अब कुछ और अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं। चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी क्या नहीं करते। वोटर्स के सामने दंडवत होने के साथ साथ भावनात्मक अपीलों का हथकंडा अपनाने के लिए भी प्रत्याशी हमेशा खड़े रहते हैं, कभी चूकते नहीं। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ऐसा ही एक नज़ारा मिला है देखने को हनुमान कोंडा के हजूराबाद में, जहां हजूराबाद में BRS के प्रत्याशी पाणी कौशिक रेड्डी ने वोट मांगने की अपील करते हुए सीधे आत्महत्या करने की धमकी दे डाली। कौशिक रेड्डी ने लोगों से कहा है कि उन्हें वोट देंगे तो वो अपनी विजय यात्रा निकालेंगे, यदि हार गए तो वहीं पर आत्महत्या कर लेंगे। रेड्डी को अपनी इस धमकी का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव आयोग से उनकी शिकायत कर डाली। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई की जाती है इस पूरे मामले पर या नहीं। प्रदेश में 17 नवंबर को हुए मतदान का परिणाम 3 दिसंबर को आने वाला है, लेकिन कुछ खास विधानसभा सीटों का हाल जानने के लिए जनता बड़ी बेताब है। मध्य प्रदेश में 8 ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां पर दिग्गजों के भाग्य को EVM में कैद कर दिया गया है और इन सभी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है और इनमें से 7 सांसद हैं तो 1 पार्टी महासचिव हैं। सांसदों में से 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं और इन नेताओं को CM पद का दावेदार भी माना जा रहा है। और इन सभी को जिन सीटों से उतारा गया है उनमें से 2 को छोड़कर बाकी की 6 सीटों पर पिछले चुनावों में कांग्रेस जीती थी। सबसे बड़ी चुनौती है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने, जो मुरैना के सांसद हैं। पार्टी ने उन्हें मुरैना जिले की नवीनी सीट से मैदान में उतारा था और ये सीट 3 चुनावों में बीजेपी से दूर रही है। तोमर की टक्कर है कांग्रेस के मौजूदा विधायक रविंद्र तोमर के साथ। यहाँ के चुनावों में ट्विस्ट तब आया जब पूर्व विधायक बलवीर सिंह दंतोड़िया BSP से टिकट लेकर आ गए और अब मुकाबला हो गया है त्रिकोणीय। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री हैं। उन्हें पार्टी ने प्रतिष्ठित इंदौर 1 विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतार दिया। उनकी कांग्रेस के मौजूदा विधायक संजय शुक्ला के साथ कड़ी टक्कर है और इसी तरह सीधी से सांसद है रीति पाठक और बीजेपी ने सीधी विधानसभा से मैदान में उन्हें उतारा। यहां से बीजेपी के ही मौजूदा विधायक केदारनाथ शुक्ल भी टिकट कटने से नाराज होकर मैदान में कूद गए। कांग्रेस ने यहां से ज्ञान सिंह को मैदान में उतारा है। रीति और केदार की लड़ाई से ज्ञान सिंह का मैदान आसान लग रहा है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से सांसद हैं। बीजेपी ने उन्हें जिले के निवास सीट से मैदान में उतारा है। वर्तमान में यहां से कांग्रेस के विधायक निवास को जिला बनाने का मुद्दा बहुत ज़बरदस्त तरीके से गर्म रहा ही है। ऐसे में कुलस्ते की जीत कठिन मानी जा रही है। जबलपुर सांसद की बात कर लें, राकेश सिंह हैं। पार्टी ने जबलपुर पश्चिम से मैदान में उतारा है। उनका सामना है कांग्रेस के नेता और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत से। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राकेश और भनोत बिजनेस में पार्टनर हैं। यहां से राकेश की जीत बड़ी कठिन लग रही है। नर्मदापुरम से सांसद हैं राव उदय प्रताप सिंह। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा विधानसभा सीट से मैदान में है। उनका सामना है कांग्रेस की नेता और वर्तमान विधायक
सुनीता पटेल से। यहाँ भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। सतना से सांसद हैं गणेश सिंह और सतना विधानसभा से मैदान में हैं वो। कांग्रेस ने सतना सीट से वर्तमान विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। जानकारी ये कह रहे हैं कि गणेश सिंह के लिए ये सीट नाक से चने चबाने जैसा है। उनकी राह भी आसान नहीं होगी। इसी के साथ चुनाव आज तक के इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन चुनावों से जुड़ी हुई हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ। नमस्कार।